इस चैप्टर का नाम है अब हम इंडिपेंडेंस के बाद अगले 40 साल के बारे में पढ़ेंगे। 1950 से लेकर 1990 तक क्या हुआ। तो देखो जी, इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, ये तो हमें पता था। अब नेहरू जी के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि भाई हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 होती हैं, आपने 11th में पढ़ी होंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाएं और कितना बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाएं, लेबर से बनवाएं या मशीन से बनवाएं। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाएं, रिच सेक्शन या पुअर सेक्शन। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेहरू जी के सामने ये दिक्कत थी, या सबके सामने ये दिक्कत थी देश के आगे, कि हम किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करें। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप जानते हो सारे रिसोर्सेज कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर, और मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्ट करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज कौन ओन करता है, गवर्नमेंट, और सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट। तो अब सरकार ने क्या सोचा कि क्या हम कैपिटलिस्ट बने या हम सोशलिस्ट बने, तो फाइनली इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि भाई हम इंडिपेंडेंट हुए और हमने अडॉप्ट कर लिया मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा जी, अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों। लेकिन ये चित्र देख लो, ये बड़े काम का है आपके। अगले 40 साल हमारे देश में, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक, ज़्यादा डोमिनेंस किसकी थी, ज़्यादा रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का, गवर्नमेंट का। तो ये पूरा चैप्टर उसी पर निकल जाएगा। तो अब देखो जी, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब नेहरू जी ने सोचा कि भाई अब कैसे देश को चलाएं, तो फिर ये हमने यूएसएसआर से कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया, या और देशों से कॉन्सेप्ट देखा कि भैया यहाँ पर तो ये 5 साल के प्लान बनाते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। तो फिर हमने भी यही सोचा कि हम भी अब 5 साल के प्लान बनाया करेंगे और हम अपनी इकोनॉमी को पूरा प्लान करके आगे 5 साल लेके जाया करेंगे। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट बन गया इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो इसमें यही होता है कि 5 साल के प्लान बनाए जाते हैं। तो नेहरू जी ने एक मतलब स्थापना करी जिसके वो चेयरमैन थे, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। तो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसका काम था कि 5 साल के प्लान्स बनाने हैं, और प्राइम मिनिस्टर उस समय इसके चेयरमैन थे। अब आपका जो पहला मेन टॉपिक है वो बस यही है, इसी पर क्वेश्चन आएगा कि 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या होते हैं। तो इसका कोड भी आपको सिखाया था, इसका कोड क्या है, जेम्स। जेम्स वाली चॉकलेट सबने खाई थी। तो जेम्स का मतलब है आपके 4 गोल्स हैं। पहला तो है ग्रोथ। तो ग्रोथ में ये मतलब है कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। अब कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, भाई प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, मशीन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो सपोर्टिंग सर्विस हैं वो अच्छे से और ज़्यादा होने चाहिए, और काम एफिशिएंसी से होना चाहिए, तभी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इस पूरी कहानी को कहते हैं ग्रोथ। दूसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आधुनिकरण, कि भाई हमें मॉडर्न होना है। तो मॉडर्न होने में 2 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। एक है न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें मॉडर्न तो होना है और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो फार्मर्स जैसे पहले बैल से काम करवाते थे, तो बैल को हटा के फिर ट्रैक्टर आ गए, है ना, मशीनें आ गई। तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। और दूसरा मॉडर्नाइजेशन है चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी कि पहले पुराने ज़माने में सोच अलग होती थी, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन हमें आजकल क्या करना है, महिलाओं को भी पढ़ाना है, महिलाओं को भी पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो हमें अपने सोशल आउटलुक में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट बन गए मॉडर्नाइजेशन के। अच्छा, तीसरा गोल है जी सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। हमें किसी भी एक्सटर्नल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने सारा पैसा विदेशों से लोन में ले लिया और फिर आप काम कर रहे हो। तो हमें अपने आप में सक्षम होना चाहिए, और हमें फॉरेन डिपेंडेंस कम करनी चाहिए और फॉरेन इंटरफेरेंस कम करनी चाहिए। तो ये बन गया सेल्फ रिलायंस, ठीक है, 3 नंबर का पार्ट। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा गोल, इक्विटी।
इक्विटी ये कहता है कि भैया देखो ग्रोथ भी हो जाएगी, मॉडर्नाइजेशन भी हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस भी हो जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब के साथ साथ इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। अब इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इक्विटी का क्या मतलब है बताओ? हाँ, इक्विटी का मतलब ये है कि जिसको जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की पूरी होनी चाहिए। तो मतलब खाना, घर, शिक्षा और सेहत, ये 4 बातें हैं जो रेड कलर से लिखी हुई हैं, वो सबको मिलनी चाहिए और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इक्विटी। तो बस ये चारों गोल्स हमसे पूछ सकता है। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ वो देखते हैं। तो देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पर तो हमको पता है कि ज़मींदारी सिस्टम था, प्रोडक्टिविटी कम था और ये सब दिक्कतें थी। लेकिन फिर उसके बाद देखो अब सरकार ने क्या करा, यहाँ पर 2 मेन चीज़ें हुई। एक आए लैंड रिफॉर्म्स और एक आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहले हम लेकिन प्रॉब्लम्स देखते हैं। 3 मेन प्रॉब्लम्स थी या 4 मेन प्रॉब्लम्स थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। मेनली प्रोडक्टिविटी कम थी, वो तो सिंपल। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं जितनी ज़रूरत भी नहीं है। तीसरा, हम रेनफॉल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बारिश हुई तो अच्छी फसल, बारिश खराब हुई तो बेकार फसल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब नहीं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन बेचने के लिए नहीं कर रहे थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, और टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। तो ये सब 6 दिक्कतें थी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। तो अब सरकार ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरकार ने 2 चीज़ें करी। एक करा लैंड रिफॉर्म्स। तो पहले लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म में आपको ये लिखना है कि सरकार ने सबसे पहले ओनरशिप को चेंज करा। अब मान लो मैं एक ज़मींदार हूँ और मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, तो सरकार ने क्या करा, हाँ, उसको डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही। तो सरकार ने कहा एक ही आदमी अब इतनी सारी ज़मीन नहीं रख सकता, अब इस ज़मीन को सब कल्टीवेटर्स को थोड़ा थोड़ा बांट के दिया जाएगा। तो एक आदमी के पास इतनी सारी ज़मीन नहीं रह सकती। अच्छा, सरकार ने दूसरा काम इसी में क्या करा, जितने इंटरमीडियरीज थे, जो पहले ज़मींदारी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में कौन लोग थे, ज़मींदार, तो सरकार ने ज़मींदार को हटा दिया। सरकार ने कहा हम डायरेक्टली फार्मर से बात करेंगे या हम डायरेक्टली फार्मर से ही डील करेंगे। ज़मींदारों को एज ए इंटरमीडियरी, बिचौलिए, हटा दिया। तो इसका फ़ायदा 200 लाख टेनेंट्स को मिला जो डायरेक्टली सरकार के कॉन्टैक्ट में आ गए। हालांकि इसमें भी कुछ लूप होल्स थे जो हमने लिख रखे हैं कि ज़मींदार ने क्या करा कि भाई केस कर दिया कोर्ट में कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट में जाके डिले करवा दिया, या अपनी ज़मीन को थोड़ा थोड़ा रिश्तेदारों के नामों पर दे दिया। तो इस तरह के कुछ लूप होल्स का भी ज़मींदारों ने हालांकि फ़ायदा उठाया। अच्छा, फिर सरकार ने इसी लैंड रिफॉर्म में क्या करा, लैंड सीलिंग लगा दी। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट। अब एक आदमी के पास इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, तो इसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। तो ये भी सरकार का मतलब एक मोटिव था, और सरकार चाहती थी कि जो लैंड लेस कल्टीवेटर्स हैं, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ज़मीन दिया जाए। तो ये भी लैंड रिफॉर्म के अंदर आ गया। तो लैंड रिफॉर्म का कंक्लूजन ये निकला कि ये केरला और वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह उभर के आया। तो ये था लैंड रिफॉर्म। हालांकि बाकी स्टेट्स में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी है। अच्छा जी, दूसरा काम सरकार ने करा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, 1966 में सरकार ने इंट्रोड्यूस करे मिरेकल सीड्स। कौन से सीड्स? मिरेकल सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का फ़ायदा ही ये था कि भैया इन सीड्स से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो इन सीड्स की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। लेकिन इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता था, इसमें इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और फार्मर्स को सरकार ने थोड़ी सी असिस्टेंस भी दी थी कि आपको HYV सीड्स खरीदने होंगे तो हम आपको मदद कर देंगे। अच्छा, अब इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कितने फेजेस में आया इंडिया के अंदर? 2, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर आप देखोगे तो येलो वाले कलर की कहानी है कि पहले ये सिर्फ वीट और राइस में ही अप्लाई हुआ, और वो भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर,
जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन बाद में सेकेंड फेज में हमने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी बढ़ा दिया और अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इसको अप्लाई कर दिया। तो ये बात बस पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ अच्छे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स बताइए कि इससे क्या हुआ। तो हम कहेंगे भाई इससे देखो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हुई, इससे हमने मार्केटेबल सरप्लस अचीव कर लिया। मार्केटेबल सरप्लस का क्या मतलब होता है? हाँ, कि हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी पूरा कर लिया और बाहर बेचने के लिए भी हमारे पास क्रॉप्स ज़्यादा हो गए। दूसरा, सरकार को बफर स्टॉक मिलना शुरू हो गया फूड ग्रेन्स का, क्योंकि इतना प्रोडक्शन हुआ तो सरकार के पास भी बफर स्टॉक इकट्ठा हो गया। और तीसरा फ़ायदा हुआ जो स्मॉल फार्मर्स थे, गरीब किसान थे, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि जो खासकर गरीब तबके के लोग थे, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब आटा और चावल बहुत सस्ते हो गए थे। तो जो चीज़ें पहले महंगी थी देश में, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब उनके भी दाम थोड़े कम हो गए थे। तो गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिला। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि भाई क्या इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं? तो हैं, बिल्कुल हैं। पहला तो है कीड़े लगने का। अब HYV सीड्स जो होते हैं उनमें कीड़े ज़्यादा अटैक करते हैं। तो पता चला किसी किसान ने सीड्स से क्रॉप उगाई और कीड़े उसको ख़राब कर गए, तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा रिस्क इनकम इनइक्वालिटी का, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़रूर लिखना एग्जाम में। बहुत से लोगों ने ये कहा कि जो अमीर किसान है वो तो HYV सीड यूज़ कर लेगा, लेकिन गरीब किसान HYV सीड यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगा, अमीर फार्मर और अमीर हो जाएगा, गरीब फार्मर बेचारा छोटा रह जाएगा। तो ये भी एक रिस्क था। तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखना। तो इसी को लेकर मतलब दो छोटे सब पॉइंट्स बनते हैं कि भाई क्या हमें सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए किसानों को। तो हालांकि सरकार ने तो सब्सिडीज़ दी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको मदद करनी थी फार्मर्स की, वो HYV सीड्स खरीद सकें या वो रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे खरीद सकें। तो यही बात फेवर वाले इकोनॉमिस्ट्स ने कही। उन्होंने कहा कि देखो एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, फार्मर की इनकम भी कम होती है और इनइक्वालिटी भी एलिमिनेट करनी है, तो हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने सब्सिडी का अगेंस्ट में इकोनॉमिस्ट ने बोला कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो बताओ उन्होंने क्यों मना करा कि फार्मर को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए? उनका क्या तर्क था? हाँ, और हाँ, तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई देखो सब्सिडी देने का पर्पस था HYV टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो अब HYV टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो चुकी है, तो अब इस सब्सिडी को हटा दो। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा इसको फेज्ड आउट कर दो, मतलब धीरे धीरे हटा दो। और कुछ लोगों का ये कहना था कि जो सब्सिडी आप दे रहे हो इसका फ़ायदा किसानों को नहीं हो रहा, उल्टा इसका फ़ायदा तो कौन उठा रहा है? फर्टिलाइज़र कंपनियाँ, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से मतलब उनके कुछ तर्क थे और वो सब्सिडी को अपोज करते थे। बाकी अगर हम क्रिटिकली अप्रेज करें तो क्रिटिकली अप्रेजल में इन सब बातों का मिक्सचर आ जाएगा। तो हम कहेंगे लैंड रिफॉर्म हुआ, अच्छी बात है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी अच्छी बात है, उससे सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी, अच्छी बात है, ज़मींदारी सिस्टम हट गया, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट बीच में ख़राब है कि 1990 तक भी 65% जनता हमारी एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉय थी, और बाकी इन सब बातों के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वर्किंग लोग तो बढ़ रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहा था। तो ये मतलब निष्कर्ष हो गया। अच्छा, फिर आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। अब देखो पुराने चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में, कि हम सिर्फ किस चीज़ में लिमिटेड थे? कॉटन या टेक्सटाइल या जूट, है ना, 2-3 चीज़ें बनाते थे। अब सरकार ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए इंडस्ट्रियों को लेकर, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सरकार ने देखो क्या काम करा, पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो अब देखो सरकार ने पब्लिक सेक्टर को कहा कि भाई आपको ज़्यादा बड़ा रोल दिया जाएगा। तो अब क्यों दिया गया उनको रोल? पहली बात, प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी थे उनके पास पैसे की क्या थी? कमी थी। अब जैसे पुराने ज़माने में 1950s की अगर हम बात करें तो टाटा और बिरला को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कोई था बड़ा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर? नहीं। दूसरी दिक्कत ये कि प्राइवेट सेक्टर वालों को इंसेंटिव नहीं मिलता था। अब मान लो किसी के पास पैसे थे भी,
तो क्या वो सोचेगा कि इंडिया जैसे पिछड़े से देश के अंदर मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊं और इतना पैसा इन्वेस्ट करूं? तो उनको कोई उस समय मोटिव नहीं था, ये भी दिक्कत थी। और तीसरा, सरकार का जो मेन सोच थी सरकार की, सरकार ने ये सोचा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, तो क्या हम प्राइवेट वालों को दे दें? नहीं। तो इसीलिए सरकार ने सोचा था कि इंडस्ट्रीज लगाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, सरकार खुद करेगी। तो इस वजह से ही पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया गया और सरकार ने कहा कि भाई इंडस्ट्रियों को तो पब्लिक सेक्टर ही मतलब एस्टैब्लिश करेगी। तो इसीलिए सरकार की जो सेकंड मेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, वो आई 1956 में। हालांकि पहली वाली कब आई थी बताओ? 1948 में, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1956 में, उसमें बड़े कदम उठाए गए। उसमें देखो क्या किया गया, इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? 3। शेड्यूल ए, शेड्यूल ए में सरकार ने जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली 17 इंडस्ट्रियां थी उसको कहा कि भाई इसे तो पूरी तरह से हम ओन करेंगे, पूरी तरह से स्टेट ओन करेगा। फिर शेड्यूल बी में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाली 12 इंडस्ट्रीज लगा दी, जिसमें सरकार के साथ साथ किसका भी रोल डाल दिया, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का। और जो बिल्कुल ही बची कुची बाकी इंडस्ट्रीज थी जहाँ सरकार को लगता था कि भाई ठीक है इसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है, तो वो सारी इंडस्ट्रियाँ किसको दे दी थी? मेनली प्राइवेट सेक्टर को। तो सरकार ने इसमें 3 तरह की कैटेगरीज बना दी थी, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब सरकार ने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था उस जमाने के अंदर, जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का क्या मतलब था? इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करते हो, या अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करते हो, या अगर आप कोई प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करते हो, आप कहते हो मैं नया प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इन तीनों काम के लिए आपको सरकार से क्या लेना पड़ता था? रिटर्न परमिशन, जो महीनों महीनों बाद आती थी। बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हो जाते थे कि यार ये क्या दिक्कत हो गई, लेकिन था उस समय नियम था। तो यही बात यहाँ पर दे रखी है। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा कि भाई ठीक है आपको लाइसेंस लेना है। इसके अलावा देखो सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए क्या बोला? मान लो ये इलाका पिछड़ा इलाका है, तो सरकार ने क्या बोला? आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आपको हम बिजली फ्री कर देंगे, आप वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा लो। तो ये सरकार ने मतलब कुछ कदम उठाए थे उस ज़माने में। अच्छा, इसी तरह सरकार ने देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बनाए थे जो आपको पता होने चाहिए। सरकार ने सोचा था कि अगर छोटे छोटे एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा गांव के अंदर, दूसरा सरकार ने सोचा कि हमें इनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व करना पड़ेगा। तो सरकार ने बोला कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स सिर्फ कौन बनाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा सरकार ने बहुत तरह तरह के कंसेशंस इनको दिए, इनको बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स दिए, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले अपने आप को सेटअप कर सके। तो मतलब सरकार का जो इंडस्ट्रियों को लेकर नज़रिया था वो ये था कि हमें अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को प्रोटेक्ट करना है और इनको बढ़ावा देना है। तो ये हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का खेल समझ आया पूरा। उसके बाद अगले पोर्शन पे चलते हैं। अब हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड, पुराने चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमारा सारा ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ मेजरली होता था, है ना। और हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। अब सरकार ने देखो क्या कहा, सरकार ने मेन बात सबको ये समझाई कि भैया अंदर देखना है आपको। अंदर देखने का मतलब है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीदना, मतलब कोशिश करनी है बाहर से प्रोडक्ट नहीं खरीदना। जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदना चाहते हो उसका ऑल्टरनेटिव आप इंडिया के अंदर ही ढूंढ लो या इंडिया के अंदर ही बना लो, लेकिन बाहर से मत खरीदो। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सरकार का मेन फोकस यही था ट्रेड को लेकर कि भैया हमें बाहर से ट्रेड नहीं करना है, इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बचत भी होगी और हमारा देश सेल्फ रिलायंट होगा। तो इसीलिए सरकार ने 2 हथकंडे अपनाए। क्या हथकंडे अपनाए इंपोर्ट्स को कम करने के लिए? एक तो टैरिफ। अब सरकार ने बोला कि भाई करण भाई, अगर तुम टी शर्ट मंगवाते हो जॉन सीना की बाहर से तो हम तुमसे फिर ज़्यादा टैक्स लेंगे, तो इसको बोलते हैं टैरिफ। दूसरा सरकार ने क्या करा हथकंडा? कोटा। कोटा का मतलब होता है लिमिट लगा देना।
तो आपको बोला कि अगर आपको टी शर्ट मंगवानी भी है तो बस आप 2 मंगवाओगे, 2 से ज़्यादा नहीं। तो मतलब सरकार ने टैक्स भी लगाए ज़्यादा और सरकार ने लिमिट्स भी तय कर दी कि आप इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट थोड़े रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सरकार की चाल थी। अब रीज़न क्या थे वो मैंने आपको बता ही दिया। भाई सरकार चाहती थी कि बाहर से हम सामान कम खरीदें, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा रहे और हम अपने देश में ही सारे प्रोडक्ट्स को बना सकें। बाकी क्रिटिकल अप्रेजल आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आप सारी बातों का मिश्रण लिख सकते हो जो यहाँ पर दे रखे हैं, वो रीड करोगे आप तो समझ आ जाएगा कि भाई जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, अच्छी बात। कॉटन और टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया, अच्छी बात। तीसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों की नौकरियां बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, गरीबी थोड़ा सा कम हुई, इक्विटी बढ़ी, वो भी अच्छी बात। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि उस वजह से भी मतलब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भारत के अंदर आईं और भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब जिनसे हमारा एक्सपोर्ट भी और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये कह सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्रिटिकल अप्रेजल हुआ। बाकी हाँ, कुछ गंदे पॉइंट्स इसके अंदर अगर हम कवर करना चाहें तो वो है लाइसेंसिंग का। तो आपको इसे हाईलाइट करना चाहिए कि सरकार ने जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी निकाली थी वो बहुत मुश्किल थी आम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लाइसेंस का मिसयूज़ भी करते थे। वो कैसे मिसयूज़ करते थे, लाइसेंस ले लिया और फिर किसी और को एंटर नहीं होने देते थे। वो कहते थे मेरे पास लाइसेंस है, मैं ही बनाऊंगा। दूसरा, ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो कई बार लाइसेंस लेने में महीनों महीनों लग जाते थे, तो ये भी मतलब एक ख़राब पॉइंट बन गया। इसके अलावा आप पब्लिक सेक्टर को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था 1950 से लेकर 1990 तक, उसमें मेजरली पब्लिक सेक्टर को क्या होते रहे, हाँ डोमिनेंट रोल था, लेकिन उनको मेजरली क्या होते रहे, लॉसेस। पूरा पब्लिक सेक्टर मेजरली किस में चल रहा था, लॉसेस में, नुकसान में चल रहा था। इसीलिए जब ये चैप्टर खत्म होता है या जब हम 1990 पर पहुंचते हैं तो इसीलिए अगले चैप्टर की शुरुआत में या 1991 के बाद से क्या हो जाता है, रोल चेंज हो जाता है। फिर पब्लिक सेक्टर का रोल बदल देते हैं, पब्लिक सेक्टर क्योंकि लॉस में चल रहा है, फिर हम किसको दे देते हैं डोमिनेंट रोल, प्राइवेट सेक्टर को। तो मतलब इसमें आप अप्रेजल में कोई भी अपने मन पसंदीदा 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो समझ आ गई स्टोरीज की, चलो तो कहानी याद आ गई सबको, ओके।